नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे फेज में 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 89 सीटों पर वोटिंग होनी है। इनमें असम व बिहार की 5-5, छत्तीसगढ़ की 3, जम्मू कश्मीर की 1 व कर्नाटक की 14 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा केरल की सभी 20 सीटों पर 26 अप्रैल को ही मतदान होना है। मध्य प्रदेश की 7, राजस्थान की 13, महाराष्ट्र की 8, त्रिपुरा की 1 व उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों के लिए दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर वोटिंग होनी है। दूसरे चरण के इस चुनाव में राहुल गांधी व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई दिग्गजों के भाग्य का फैसला भी 26 को होगा। वहीं दूसरी ओर दूसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने नया पत्ता खेलते हुए कांग्रेस पर न्याय पत्र के बहाने अल्पसंख्यक वर्ग के तुष्टीकरण करने का गंभीर आरोप लगाया है। राजनीतिक जानकारों की माने तो दूसरे चरण में जिन 89 सीट पर मतदान होना है, इनमें से अधिकतर अल्पसंख्यक बहुल हैं। ऐसे में भाजपा घोषणा पत्र के बहाने कांग्रेस पर पूरी तरह से अटैकिंग मोड में दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में हरियाणा के रेवाड़ी में भी बुधवार को जिला भाजपा कार्यालय पर कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव व भाजपा जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान दोनों जिला महामंत्री सत्यदेव यादव व ईश्वर चनीजा, मीडिया प्रभारी विजेंद्र डहीना व सह मीडिया प्रभारी एडवोकेट प्रवीण सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। अब आपको दिखाते हैं कि प्रेस वार्ता में किस तरह से भाजपा जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह चौहान व कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए दूसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले किस तरह से घेरने का काम किया। हिंदुस्तान की सबसे ओल्डेस्ट पार्टी, 60 साल उनका राज्य रहा, 4 पीढ़ियों तक उन्होंने राज्य किया, 60 साल में न्याय नहीं दे पाए। उनका इतना बड़ा पैकेज था, आज वो न्याय की बात करते हैं तो न्याय देने का उनके पास समय था। दूसरी चीज़, जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है वो मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र से मिलता जुलता है, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कहा। क्योंकि मुस्लिम लीग की जब स्टेट असेंबली इलेक्शन हुआ था तो घोषणा पत्र में सेम चीज़ें थी। पूरा घोषणा पत्र पृथकतावादी है। इसमें अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की बात कही गई है, सर्व समाज सभी जनों की बात नहीं की गई। आज जैसे अध्यक्ष जी ने बताया कि भाई कांग्रेस का जो घोषणा पत्र जो 5 अप्रैल को घोषित हुआ है, उस सारे घोषणा पत्र को पढ़ के ये महसूस किया जा रहा है कि 60 के दशक से लगातार जो तुष्टीकरण की कांग्रेस की नीति रही है, उसमें और इजाफा करने का काम इस घोषणा पत्र में किया है। 60 के दशक से ही मुस्लिम तुष्टीकरण पे लगातार कांग्रेस चलती रही, इसलिए देश के जनमानस ने इस बात को समझा। अब खाली धर्मनिरपेक्षता का केवल नारा है, केवल एक ही धर्म को बढ़ावा देने का काम कांग्रेस निरंतर करती आ रही है। और आपने इसमें देखा भी है, इस देश ने झेला भी है, इस देश ने महसूस भी इस बात को किया है। और जब महसूस किया गया तो 2014 में आदरणीय मोदी जी को देश ने सत्तासीन किया और उसके बाद निरंतर आपने देखा कि हमारा जो नारा रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास का जो नारा चल रहा है, निश्चित तौर पे उस पर हमने इस 10 साल में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में काम करने का अवसर मिला। और आपने देखा भी है, अगर निरंतर सब समाज को साथ लेके आज अगर आप देखेंगे, अगर भाई 10 करोड़ बहनों को टॉयलेट मिला है तो उसमें जाति धर्म आड़े नहीं आया। 80 करोड़ लोगों को जो अनाज दिया है उसमें जाति धर्म आड़े नहीं आया। इसी तरह से आयुष्मान कार्ड हमने बनाया है, उसमें भी जाति धर्म आगे कभी नहीं आया। लेकिन कांग्रेस ने निरंतर इस तुष्टीकरण पे लगातार एक अल्पसंख्यकों को बढ़ावा देने के लिए, और मुझे ये बात कहते जरा सी भी अतिशयोक्ति नहीं है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो इस देश के प्रधानमंत्री बने, उनका भी एजेंडा यही था, अगर देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। और आपने उसको देखा भी है किस तरह से। इसी तरह से कांग्रेस के समय समय पर आयोग बनाए गए, किस तरह से एक ही संप्रदाय को बढ़ाया जाए,
और उन्हीं को ही इस देश में काबिज किया जाए। मुझे ये भी कहने में जरा सी भी गुरेज नहीं है। अगर आज उनका जब मैनिफेस्टो 5 अप्रैल का राहुल गांधी एंड सन्स ने जो इस देश में ओपन किया है, उससे साफ ये नज़र आ रहा है कि ये केवल और केवल अल्पसंख्यकों का ही मैनिफेस्टो कांग्रेस के द्वारा, इंडिया गठबंधन के द्वारा दिया गया है। और आपने देखा इधर से ज़रूर इंडिया गठबंधन है, लेकिन पूरे देश में जहाँ जहाँ भी अलग अलग पार्टियाँ, उनके अपने अपने मैनिफेस्टो भी कहीं मेल खा रहे हैं तो कहीं नहीं खा रहे। ये भी एक सोचने का विषय है। और आपने देखा इसमें जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे ये लगा कि ये केवल और केवल आने वाले समय में, कई बार राहुल गांधी जी ने भी मंचों से बोला है कि इस देश के जातीय, उपजातीय, आर्थिक संरक्षण और सामाजिक संरक्षण को हम आते ही कराएंगे। यानी कि जिन 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर लाने का जो काम किया है, और वो फिर देश को उस गर्त में धकेलना चाहते हैं। क्योंकि जब आज मुल्क तरक्की कर रहा है, आज हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, वो कहीं जात के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं क्षेत्र के नाम पे किस तरह से इस देश को फिर से खंडित करने का ये उनका मैनिफेस्टो है। और उसमें ये भी कहा गया है कि सबको हम जनसंख्या के आधार पे, जातीय आधार पे, धर्म के आधार पे, आर्थिक आधार पे, और इनको समान बंटवारा करेंगे जिनके पास भी जो सामान है। और यहाँ तक भी गया है वो मैनिफेस्टो, अगर माँ बहन बेटियों के पास जो सोना होता था उनको भी हम बाहर निकलवा के उसका भी समान बंटवारा करने का जो काम करेंगे। इसी तरह से किसी के पास 2 घर हैं, किसी के पास ज़मीन है, किसी के पास कुछ और चीज़ें हैं, तो उन सब का भी हम उस सर्वेक्षण के आधार पर बंटवारा करने का काम करेंगे। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि इस देश को इस अराजकता की खाई में झोंकने का काम इस मैनिफेस्टो के द्वारा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कर रहा है। आप हिंदुओं की बात करते हैं, वो मुसलमानों की बात करते हैं। नहीं, वो तो 60 के दशक से कर रहे हैं। आप उनका उठा के तो देखो कार्य, वो तो 60 के दशक से तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। हम तो चलो आज आप कह रहे हैं, और हमने तो कहा हम तो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। हमने तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका सहयोग लेके आगे बढ़ने का हमने बैठते ही आपको बताया ना। अगर हमने 80 करोड़ लोगों को अन्न देने का जो सरकार ने काम किया उस कोविड के समय में, हमने किसी की जात और धर्म नहीं देखा, सबको दिया। इसी से टॉयलेट बनाई तो सब जात धर्म नहीं देखा। इसी तरह से उज्ज्वला योजना के 10 करोड़ लोगों को नए कनेक्शन दिए, कभी जात और धर्म नहीं देखा। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके सामने हैं। तो उसमें जात धर्म नहीं है, उसमें केवल और केवल योग्यता को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। विधायक जी, पहले पेज के इलेक्शन से पहले कांग्रेस का मैनिफेस्टो आ चुका है, लेकिन जैसे ही पहले पेज के इलेक्शन हुए हैं, हिंदू मुस्लिम में बीजेपी आ गई है विकास को छोड़ने के। तो क्या लगता है कि पहले पेज का जो चुनाव हुआ है उसमें भाई बहुमत के खिलाफ जो बोलेगा तो निश्चित तौर पे बहुमत तो फिर उनकी तरफ उंगली करेगा ही। चुनाव में मुद्दा रहेगा अभी आगे हिंदू मुस्लिम का? नहीं, हमारा विकास का मुद्दा रहा है, विकास का मुद्दा ही रहेगा। अब आप राम मंदिर को भी हिंदू कहेंगे, आप काशी मथुरा को भी हिंदू कहेंगे, आप हमारे जो आराध्य देव हैं, आराध्य हमारे संस्थान है, हम उनको बढ़ाया देंगे तो हिंदू। हमने किसी दूसरे को कहाँ छेड़ा, उनको भी चलने दिया, उनको भी साथ लेके चले। देश तो सबसे आगे बढ़ेगा, किसी हिंदू मुसलमान से नहीं। लेकिन जब हमारे खिलाफ वाले लोग इस तरह की तुष्टीकरण करते हैं, जब थोड़ी सी तकलीफ होती है, इसलिए बताने में कोई गुरेज नहीं है। उत्तर में आपने देखा अगर जो आयकर दाता थे या सैलरी दाता थे या अपने व्यवसाय चलाते थे, उसका 18% पैसा जो है 5 साल के लिए, एक वो कानून इन्होंने बनाया था, उसके तहत 5 साल के लिए वो पैकेज हो गया। और 5 साल ही नहीं, जब तक वो चाहे उसमें चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह के कानून, खतरनाक कानून लेके ये आए थे, तो आज उनके मुकाबले में तो करना पड़ेगा ना।